दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के दौरान कई विभागों में भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए और अब सीएजी रिपोर्ट में ये हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने 193 स्कूलों में 2405 कक्षाओं के निर्माण में अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा की गई गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामले में अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर मुख्य सचिव को सौंपा। शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी से जवाब मांगने के बाद तैयार की गई डीओवी रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया में ये देखा गया कि एक बड़े घोटाले की ओर इशारा किया गया और विशेष एजेंसी द्वारा विस्तृत जांच की सिफारिश की गई। सतर्कता विभाग ने शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की भी सिफारिश की गई, जो लगभग 1300 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल थे। इसने पीडब्ल्यूडी और शिक्षा विभाग के जवाबों के साथ अपने निष्कर्षों को सीवीसी को विचार के लिए भेजने की भी सिफारिश की। बात यहीं खत्म नहीं होती। पीडब्ल्यूडी द्वारा दिल्ली सरकार के अलग अलग स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण में स्पष्ट अनियमितताओं को उजागर किया गया। सीवीसी ने फरवरी 2020 में मामले पर टिप्पणी मांगने के लिए डीओवी को रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन आप सरकार ने मामले को छिपाने के लिए 2.5 साल तक रिपोर्ट को दबाए रखा, जब तक कि एलजीवी के सक्सेना ने इस साल अगस्त में मुख्य सचिव को देरी की जांच करने और इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा। अब दिल्ली की विधानसभा में अब सीएजी की रिपोर्ट पेश होगी, तब देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। और देश के अलग अलग इलाकों में इन दिनों भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। मंगलवार सुबह 6:10 पर बंगाल की खाड़ी में भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.1 थी। कोलकाता के कुछ इलाकों और पश्चिमी बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में हल्के महसूस किए गए। एक दिन पहले सोमवार को दिल्ली एनसीआर को एक बार फिर से भूकंप ने दहला दिया। सोमवार सुबह 11:46 पे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। साउथ दिल्ली भूकंप का केंद्र रहा। सुबह दिल्ली सहित नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और गाजियाबाद की धरती भी इस भूकंप के चलते कांप गई थी। उधर 2 दिन पहले हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में रविवार सुबह मध्यम तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। अधिकारियों ने बताया कि जिले के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार भूकंप सुबह 8:42 पर आया था और इसकी तीव्रता 3.7 थी। इसका केंद्र मंडी क्षेत्र में 31.48 डिग्री अक्षांश और 76.95 डिग्री देशांतर पर था। इसने बताया कि सुंदरनगर क्षेत्र में की औरगी के पास भूकंप 7 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था। मंडी जिला भूकंपीय क्षेत्र 5 में आता है, जो कि उच्च जोखिम वाला क्षेत्र है। और पहाड़ी राज्य समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब में एक बार फिर से बारिश होने वाली है और इसके आसार जताए जा रहे हैं। विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ का असर मंगलवार से दिखना शुरू होगा। ऐसे में बुधवार से शुक्रवार के बीच बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया गया है। आईएमडी ने जारी डेटा में बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। वहीं दिन में हल्के बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 27 और 28 फरवरी को एक बार फिर से बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान तापमान में गिरावट होने की उम्मीद है। विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 27 और 28 फरवरी को अधिकतम तापमान 23 से 27 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है। वहीं न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार सुबह न्यूनतम तापमान जो है वो 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि इस मौसम के औसत तापमान से 1 डिग्री कम है। उत्तर प्रदेश में मौसम के बदलने से हल्की ठंड बढ़ सकती है। राज्य में रात के वक्त ठंड में इजाफा हुआ है। विभाग के मुताबिक राज्य में 27 और 28 फरवरी को बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में ठंड थोड़ी और बढ़ सकती है। वहीं 2 मार्च से प्रदेश का मौसम फिर से करवट लेगा। राज्य में दिन में समय जो है वो तेज धूप रहेगी। रात में हल्की ठंड महसूस कर सकते हैं। बिहार के तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिन और रात का तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 28 फरवरी और 1 मार्च के दौरान बिहार के कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा
मध्य प्रदेश में 26 और 28 फरवरी के बीच भोपाल, ग्वालियर और इंदौर जैसे शहरों में हल्की बारिश हो सकती है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बजट सत्र के 5वें दिन महामहिम राज्यपाल के सामने अपनी बात रखी। ऐसे में बता दें कि महाकुंभ को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे, इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया, अभिभाषण पर धन्यवाद दिया और प्रस्ताव पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष द्वारा महाकुंभ का दुष्प्रचार करने पर आड़े हाथों लिया। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष द्वारा महाकुंभ में एक जाति विशेष को वहां जाने से रोकने की बात कही गई है, किसी जाति को रोका नहीं गया है। हमने कहा था कि महाकुंभ में जो सद्भावना से जाएगा उनको स्वागत है, वो सम्मान से कुंभ में आ सकते हैं, लेकिन जो सद्भावना से नहीं दुर्भावना से जाएगा तो दुर्गति भी होगी। महाकुंभ में अगर किसी ने अवस्था पैदल करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। सरकार ने विपक्ष की तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। सोशल मीडिया हैंडल पर एक बात बहुत अच्छी लगी। एक सज्जन ने इस बात को कहा और उसने जो लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे थे उनके बारे में उसने बहुत सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने में आप वामपंथियों, समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर के विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा इनकी बजबजाती वाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं है। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं। और महाकुंभ में अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि को देखने को मिल रहा है, जो कि 26 फरवरी को। ऐसे में इंतजाम जो है अपने युद्ध स्तर पे है। बता दें कि नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि जो लोग जाए उनको कोई भी तकलीफ ना हो। मंगलवार से शुरू होकर ये नो व्हीकल जोन प्रतिबंधित पर्व की समाप्ति पर लागू होगा। इस दौरान प्रशासनीय और चिकित्सीय वाहनों को छोड़कर मेला क्षेत्र में अन्य वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पर्व पर यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए यह निर्णय मेला पुलिस की ओर से लिया गया है। मंगलवार सुबह 8 बजे से ये व्यवस्था लागू हो गई है। डीआईजी मेला वैभव कृष्ण ने बताया है कि क्षेत्र में वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। श्रद्धालुओं के वाहन स्थान रिक्त होने तक निकटतम पार्किंग स्थलों में पार्क कर पाएंगे। तो महाशिवरात्रि पर अक्षयवट दर्शन के लिए बंद होगा। तो ऐसे में देखिए, महाकुंभ का पर्व है जो अपनी समाप्ति की ओर है और इसके चलते वहाँ पे इंतज़ाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन बड़े स्नान का जो कल्चर है वो चलता आ रहा है और ये आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे। और कार्य लगातार इतने दिनों से चल रहे थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे पर्व थे, कई ऐसे बड़े स्नान थे जो कि महाकुंभ में हुए। चाहे मौनी अमावस्या की बात कर ली जाए या बसंत ऋतु की बात कर ली जाए, उस समय भी इंतजाम सरकार के देखने को मिले थे धरातल पे। आखिरी स्नान ये भव्य, ये दिव्य होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां पहले से कर ली गई है। नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। इमरजेंसी कार जा पाएगी, जो मेडिकल कार है वो जा पाएगी, पुलिस भी जा पाएंगे, लेकिन उसके अलावा और दूसरी कोई व्हीकल नहीं जा पाएंगी। वाहनों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है और ये लोगों के लिए फैसला लिया गया, क्योंकि पिछली बार देखा था किस तरीके से जाम की स्थिति पैदा हो गई थी, लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और इसके लिए ये फैसला लेना काफ़ी ज़रूरी हो गया है।